नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की है और उसके पैरेलल ही मैं जियोग्राफी की भी एनसीईआरटी लेके चलूँगी क्योंकि दोनों ही हमारे प्रिपरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं दोनों एनसीईआरटी को पैरेलल लेके चलूँगी। जैसे-जैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वैसे आपको भी देती रहूँगी वीडियो। और मैंने एक और बात सोची है इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कि जैसे ही एनसीईआरटी के 2-3 चैप्टर्स होते हैं, जैसे क्लास 6 7th में ये सारे एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े छोटे-छोटे हैं। तो 2 चैप्टर या 3 चैप्टर होते हैं एनसीईआरटीज़ के, तो उसके मैं एक एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगी। एमसीक्यूज़ का वीडियो लेके आऊँगी जिसके थ्रू हमारी प्रिपरेशन थोड़ी और बेटर हो जाएगी और हमारा एक रिवीजन भी हो जाया करेगा। तो ये जब 2-3 चैप्टर हो जाएंगे हमारे तो मैं इसको लेके आऊँगी, मैं ऐसा कोशिश करूँगी। तो ये है हमारा जियोग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 6 का, जो पृथ्वी हमारा आवास, जिसमें हमारे 8 चैप्टर्स हैं जो हमें तैयार करने हैं। जिसमें पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा चैप्टर है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, चौथा चैप्टर है मानचित्र, पाँचवा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और छठा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवां चैप्टर है हमारा देश भारत और आठवां चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें पढ़ना है। हमारा जिसमें इसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी-छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो ये एक बहुत आम सी बात है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। और फिर इधर हम देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। ये छोटे बच्चों के लिए, मतलब क्लास 6 के बच्चों के लिए दिया गया है कि वो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग-अलग समय पर अलग-अलग आकार तथा अलग-अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ये आपको पता है कि जब भी हम रात में चंद्रमा को देखते हैं तो हर रोज़ चंद्रमा एक जैसा नहीं दिखता है। कभी चंद्रमा हमें आधा दिखता है, कभी हमें पूरा दिखता है, कभी हमें वो धीरे-धीरे आधा होते हुए दिखता है। तो ऐसा ऐसा दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो आप सबको पता है कि जो पूर्ण चंद्रमा की रात होती है उसको पूर्णिमा कहते हैं, और जो मतलब जिस रात्रि में चंद्रमा नहीं दिखाई देता उसको अमावस्या कहते हैं। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो महीने में एक बार पूर्णिमा होती है, एक बार अमावस्या होती है। जो अमावस्या होती है उसी को न्यू मून भी कहते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। जैसे एक छोटा-सा प्रैक्टिकली बता रही हूँ आपको कि जैसे हम लाइट की रोशनी जलाते हैं, लाइट जलाते हैं अपने घर में, और उसके सामने हम एक कैंडल जला दें या दिया जला दें, तो हमें वो कैंडल और दिए की रोशनी जो होती है वो पता नहीं चलती है लाइट की रोशनी के आगे। तो बिल्कुल वैसे ही सूर्य की रोशनी तेज़ होने की वजह से हमें बाकी चाँद जो होते हैं या तारे होते हैं उनकी रोशनी महसूस नहीं होती है दिन के समय, जबकि दिन के समय भी वो होते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया कि खगोलीय पिंड क्या है। तो खगोलीय पिंड की डिफिनेशन आप इसको छोटे से पार्ट में लिख सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है,
जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारा किसे कहते हैं? तारा भी एक तरह का खगोलीय पिंड ही है, पर तारा जो होता है वो थोड़ा आकार में बड़ा होता है और गर्म होता है, गैसों से बने होते हैं ये, और इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है, इनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है जिसे वो डिस्चार्ज करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। फिर ये एक दिया हुआ है हमारा जो सौरमंडल का पूरा पिक्चर दिया हुआ है जिसमें सारे ग्रहों की स्थिति दिखाई गई है। तो ये मैंने थोड़ा-सा ज़ूम करके लिया है आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे इसके लिए। देखिए जो पहला सूर्य के पास जो सबसे नज़दीक ग्रह होता है वो बुध होता है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही होता है। तो जो ये सूर्य के चारों ओर इसका जो परिक्रमण होता है वो 88 दिन का होता है और इसका जो अपने अक्ष पर घूर्णन होता है वो 59 दिन का होता है। इसी तरह शुक्र है जो बुध के बाद आता है, इसका परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ 255 दिन का होता है और इसका घूर्णन 243 दिन का होता है, लगभग एक बराबर होता है। फिर पृथ्वी आ जाता है तीसरे नंबर पे। इसका परिक्रमण आपको पता है 365 दिन और घूर्णन 1 दिन का होता है, 24 घंटे का। और इसके पास चंद्रमा की जो संख्या है वो 1 है जो हमें दिखाई देती है। फिर हम आते हैं मंगल पे। तो मंगल का जो परिक्रमण होता है वो 687 दिन का होता है सूर्य के चारों तरफ, और इसका जो अपने अक्ष पर घूर्णन होता है वो 1 दिन का होता है और इसके चंद्रमा की संख्या 2 होती है। फिर हम आते हैं बृहस्पति पर। तो जो बृहस्पति ग्रह है उसका सूर्य के चारों तरफ का जो परिक्रमण होता है वो 11 साल 11 महीने का होता है। तो आप इसको लगभग 12 साल मान सकते हैं। और इसका अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो 9 दिन का 9 घंटे और 56 मिनट का होता है। इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। फिर शनि पे आते हैं। शनि का सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमण होता है वो 29 साल 5 महीने का होता है और इसका अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो 10 घंटे 40 मिनट का होता है। इसमें भी चंद्रमा की संख्या लगभग 53 ही है। तो बृहस्पति और शनि के चंद्रमा की संख्या लगभग सेम है। फिर हम यूरेनस पे आते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल का होता है और उसका अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो 17 घंटे 14 मिनट का होता है और इसमें चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। और नेपच्यून में सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण इसका 164 ईयर का होता है, 164 साल का होता है और इसका अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो 16 घंटे 7 मिनट का होता है और इसमें चंद्रमा की संख्या 13 है। तो देखिए जो ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, ये हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं। जो क्षुद्र पट्टी होती है उसके अंदर के ग्रह हैं ये, जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टान से बने होते हैं, ये कठोर हैं। जैसे पृथ्वी है हमारी, ये कठोर सतह वाली है जिसमें हम रहते हैं। मंगल ग्रह है, शुक्र है, बुध है। इसके अलावा अगर हम आते हैं उस क्षुद्र पट्टी के बाहर वाले ग्रह पे आते हैं तो उसे बाह्य ग्रह कहते हैं, जो सूर्य से काफ़ी दूरी पे होते हैं, इसीलिए इनके परिक्रमण का साल देखेंगे आप। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर वाले जो ग्रह हैं उनके परिक्रमण के अकॉर्डिंग इनके ज़्यादा हैं परिक्रमण के, क्योंकि इनकी सूर्य से दूरी भी तो ज़्यादा हो जा रही है, तो सूर्य से दूरी होने की वजह से इनका परिक्रमण जो होगा धीरे धीरे ज़्यादा ही होता जाएगा। तो सूर्य से दूर होने के कारण ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ये गैस के बने होते हैं, ये ठोस तो होते नहीं हैं। ये यहाँ देखिए दिया है, ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ये है हमारा पूरा सौरमंडल जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। तो देखिए ये हमारा सूर्य हो गया और इस सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, मरकरी। और इसके बाद हमारा बुध के बाद जो ग्रह आता है वो है शुक्र, और फिर शुक्र के बाद जो ग्रह आती है वो है हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, और ये है हमारा मंगल। ये है जो क्षुद्र पट्टी मैंने बताई थी आपको, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ये वही पट्टी है। तो इस पट्टी के अंदर के जो ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं और इस पट्टी के बाहर के ये जो ग्रह है 4 ग्रह, ये बाह्य ग्रह हैं, जिसमें हमारा आता है पहले नंबर पर बृहस्पति, जुपिटर, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। तो ये हमारे बाह्य ग्रह हैं चारों, और ये हमारे चारों आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह ठोस होते हैं और बाह्य ग्रह जो होते हैं वो गैस या तरल से बने होते हैं, और ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। आप देख भी सकते हैं कि पिक्चर्स में ये सारे ग्रह कितने छोटे दिखाए गए हैं और ये सारे ग्रह कितने बड़े दिखाए गए हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दी है। हम आगे आते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं,
लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो एक प्रैक्टिकली चीज़ है जो हम जानते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो देखिए नक्षत्र मंडल एक आ गया हमारे पास एक और पॉइंट कि नक्षत्र मंडल क्या है। तो रात्रि के समय आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं तो आप कभी गौर करिए कि उन तारों से बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह की संरचना बनती है आकाश में। हम हमेशा जैसे कभी अगर आपने बचपन में ऐसा गौर किया होगा कभी कि हम आसमान में देख रहे हैं रात को तारों को बड़े चाव से देखते हैं हम बचपन में। तो जब हम तारों को देखते हैं तो उसमें कभी कभी हम उसमें इमेजिनेशन करते हैं, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि तारों से कैसी कैसी संरचना बन रही है। यहाँ उन्हीं संरचनाओं की बात हो रही है कि जो विभिन्न संरचनाएं बनती हैं तारों से, वही नक्षत्र मंडल है हमारे। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत अर्सा मेजर और बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो सप्तऋषि। ये तो सभी को पता होगा। हम आसमान में जब भी मुझे पता नहीं आप लोगों का, पर मैंने अक्सर देखा है जब मैं छोटी थी तो आसमान में बताया जाता था कि एक ऐसे चम्मच के आकार का ऐसा बना रहता था आसमान में, उसी को हम सप्तऋषि कहते हैं। वो 7 तारे होते हैं। तो ये हमारी पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। सप्तऋषि की कहानी अगर आपने कभी देखी होगी, पौराणिक कथाएं बहुत से लोगों को पता होगी, तो ये उनसे जुड़ी हुई है। तो उन्हीं को सप्तऋषि कहते हैं और सबसे आसानी से पहचान में आने वाले यही होते हैं क्योंकि आपको ये बहुत ईजिली आसमान में दिख जाएंगे। आप कभी भी अगर ऐसे साफ आसमान है और सारे तारे वगैरह निकले हुए हैं तो आप देखने की कोशिश करिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो ये बहुत ईजिली आपको दिख जाएंगे। बिल्कुल ऐसे चम्मच के आकार में, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, ऐसे ही बिल्कुल आकार में वो आकाश में रहते हैं सप्तऋषि। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ये एक क्लास 6 के बच्चे से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि वो ऐसा करें, आपसे नहीं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले के समय में जब लोग रात्रि में पहले ऐसे बहुत ज़्यादा लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था नहीं होता था, दिशा का ज्ञान भी इतना नहीं होता था और हमारे पास व्हीकल्स भी इतने नहीं होते थे। तो लोग जब कहीं यात्रा करते थे तो उनकी यात्रा कई दिनों की होती थी, तो उसमें रात भी होता था। तो जब रात में उन्हें दिशा का ज्ञान करना होता था तो ये इन्हीं सप्तऋषि के सहारे ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारे सप्तऋषि हैं, इस सप्तऋषि के जो ये आखिरी के 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु के सीध में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तारा होता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। और ये ध्रुव तारा से हमें पता चलता है कि उत्तर दिशा कौन सा है, क्योंकि ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। तो इसी से ये, और अगर आपको एक दिशा का ज्ञान हो गया तो बाकी दिशाएं आपको पता चल जाती हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह एक ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है, जो मैंने अभी आपको बताया। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह क्या है? ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, हमारी पृथ्वी के पास अपनी खुद की तो ऊष्मा है नहीं, खुद का प्रकाश तो है नहीं। तो ये क्या करती है, ये सूर्य से जो है प्रकाश लेती है और उसी के प्रकाश से ये मतलब इसमें ऊर्जा आती है। यहाँ पे वही लिखा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है।
पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो आप सबको पता है कि हर की जो भी चीज़ें चमकती हैं वो तारा होती हैं। तो हमारा सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है जिससे पृथ्वी अपना ऊष्मा लेती है, ऊर्जा लेती है, वो सूर्य ही है। उसी से पृथ्वी को अपना प्रकाश मिलता है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो हमारी पृथ्वी की तरह 7 ऐसे और ग्रह हैं जो सूर्य से अपनी ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, पर उनके पास भी अपने चंद्रमा है, जैसे पृथ्वी के पास है। फिर आते हैं हम सौरमंडल पे, पर उससे पहले हम कोई बात नहीं। सूर्य 8 ग्रह हैं। उपग्रह सूर्य और 8 ग्रह हैं। उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो अभी मैंने आपको सौरमंडल का जो इमेज दिखाया था, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये हमारा सौरमंडल का है इमेज, जिसमें ये क्षुद्र पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है ये, और ये हमारे जो ग्रह हैं ये सारे, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसी की बात की जा रही है वहाँ पे। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो जो हमने अभी पिक्चर देखा था उसमें जो सूर्य थे, जो क्षुद्र ग्रह के बाहर के जो ग्रह थे, गैस जिनको मैंने बताया था कि ये बाह्य ग्रह हैं, गैसों से बने हैं, तरल पदार्थों से बने हैं। तो उन ग्रह के चारों तरफ आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पट्टी हैं, ये उछल्ले हैं, ये उन्हीं के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था? तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पौराणिक कहानियों में सोल शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था और आपको उसमें 3-4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो उसमें सूर्य आएगा। ये बहुत ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सूर्य, क्योंकि जो हमारे यहाँ सोलर पैनल भी लगाया जाता है, अगर आप थोड़ा कनेक्ट करके देखें तो जो सोलर पैनल लगाया जाता है वो भी तो सूर्य की उसे ही ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करके ऐसे माइंड में अपने सेट करेंगे, तो जब भी ऐसा कुछ अगर सवाल आता है एग्ज़ाम में, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। कहा सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। फिर हम आ जाते हैं ग्रह पे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है उसके अंदर 4 ग्रह हैं, और क्षुद्र ग्रह के बाहर की जो पट्टी है उसके बाहर 4 ग्रह हैं। जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं 4 और बाह्य ग्रह हैं 4। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और यही सबसे छोटा ग्रह भी है। और फिर बुध के बाद आ जाता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद जो ये चारों ग्रह जो हैं वो हमारे बाह्य ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर के हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। और यहाँ पे जो एक ट्रिक दी गई है, ये उन्हीं को याद करने की ट्रिक है। सीक्वेंस में सूर्य से दूरी के अनुसार सीक्वेंस में उन्हीं को याद करने की ट्रिक है। फिर यहाँ पे दी गई है शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए
दूसरी भाषाओं से लिए शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियो, ये जो जियो है प्लस लॉजी मेट्री आइड, मतलब जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, और जियोमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, और जियो आइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार का के अनुरूप। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो खगोलीय पिंडों के बारे में और उनकी गति के संबंध के बारे में, मतलब खगोलीय पिंडों से रिलेटेड जो अध्ययन होते हैं उनको खगोल शास्त्री कहते हैं। और बहुत से लोगों ने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। तो आर्यभट्ट हमारे जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो हमारे प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो जिस पथ पर सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं वही कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है और आपको ऑप्शन में 4 ग्रह दे दिए जाए, तो आपको ध्यान देना है कि शुक्र और पृथ्वी दोनों को जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। तो अब ये ग्रह नहीं, बौने ग्रह में आते हैं। फिर यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सूर्य है उसके जो सबसे नज़दीक है यहाँ पे बुध है, फिर उसके बाद यहाँ पे शुक्र है, और इसके बाद फिर यहाँ पे पृथ्वी आती है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पहले नंबर पे बुध हो गया, दूसरे पे शुक्र हो गया और तीसरे पे पृथ्वी हो गई। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव कहा जाता है। तो जो ध्रुवों के पास ये एक चपटी होती है और इसी के कारण इसका जो साइज़ होता है, आकार होता है, उसको भू-आव कहा जाता है। भू-आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। तो इस पैरे का यही मतलब है कि जीवन जीने के लिए जिन भी मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है वो सारी पृथ्वी पे मौजूद हैं। इसीलिए पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जब आप बहुत ऊंचाई पर जाएंगे और पृथ्वी को देखेंगे ऊंचाई से, तो आपको पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देगी, क्योंकि ये तो सबको पता है कि पृथ्वी पे जो 3 हिस्सा है वो पानी का है और एक हिस्सा जो है ये हमारी पृथ्वी है, मतलब स्थल है, बाकी 3 हिस्से जल से भरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हिस्सा ज़्यादा कवर होता है जल से वो ज़्यादा दिखाई देगा। फिर यहाँ पे चंद्रमा के बारे में बात की जा रही है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है।
ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी से नज़दीक है। बाकी जो खगोलीय पिंड हैं उनके मुकाबले ये हमारी पृथ्वी के नज़दीक है, इसके लिए हमें थोड़ा ये बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अभी मैंने देखा कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास दिखाया था। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि सूर्य और चंद्रमा की तुलना हम कर सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में से कौन पृथ्वी के नज़दीक है और कौन पृथ्वी से दूरी है। ये हमारे कुछ प्रक्षेपण यान हैं जो हमारे यहाँ से लॉन्च किए गए थे। ये रॉकेट का प्रक्षेपण यान है जो मानव द्वारा बनाया गया है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, फिर यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह क्या हो गए, जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उपग्रह वही हो गए। उपग्रह एक प्रकार के खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर ये हमारा मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो जो मानव निर्मित भी बहुत से मानव प्रक्षेपित यान होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, अंतरिक्ष में उनको स्थापित किया जाता है। वो अंतरिक्ष में भी एक तरह उपग्रह का ही काम करते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो इन्हीं के थ्रू मिलते हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कक्षा मैंने बताया था कि जो दीर्घवृत्ताकार में वो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, वही कक्षा है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। फिर यहाँ पे आते हैं रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था। फिर हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। ये एक फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। फिर ये यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है जो 6 क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें पता हो। वो इसका मतलब आंसर ढूंढे कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, उसी तरह चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है। ये भी एक फैक्ट हो गया कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करती है और इतने ही समय में लगभग वो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, मतलब चंद्रमा का जो परिक्रमण और घूर्णन है, दोनों लगभग एक बराबर है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो जो चंद्रमा की परिस्थितियां हैं, जो चंद्रमा की यहाँ बताया जा रहा है कि चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि इसकी जो सतह है वहाँ पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। और आपको पता है कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं उससे एक शेडो बनता है। अगर आपकी सरफेस प्लेन है तो वहाँ शेडो नहीं बनेगी, बट अगर वहाँ गड्ढे हैं या कुछ ऐसी उठी हुई सी संरचना है तो उसके थोड़े शेडो बनते हैं, सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो जब पूर्ण चंद्रमा की रात्रि होती है उस दिन आप चांद को ध्यान से देखें तो शायद आप इसको महसूस कर पाएँ। फिर आते हैं क्षुद्र ग्रह पे। ये एक तरह का क्षुद्र ग्रह है। ये एक तरह का क्षुद्र ग्रह है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो जो हमारे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनके अलावा भी बहुत सी छोटे-छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं एक निश्चित कक्षा में, उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो मैंने आपको क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिखाई थी, वो वही यही है। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे असंख्य पिंड हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं और एक पट्टी का निर्माण करते हैं। जो सूर्य था हमारा, तो सूर्य के अंदर जो एक 4 ग्रह थे, उसके बाद एक ऐसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी थी। उस पट्टी के बाहर हमारे 4 ग्रह थे। तो ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इसी में क्षुद्र ग्रह होते हैं, छोटे-छोटे जो पिंड होते हैं, असंख्य टुकड़े हैं, जो सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं हर वक़्त। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह का सबसे आखिरी ग्रह है, और जो बृहस्पति है वो बाह्य ग्रह का सबसे पहला है। तो इसीलिए क्षुद्र ग्रह के अंदर मंगल ग्रह और क्षुद्र ग्रह के बाहर बृहस्पति ग्रह है। तो इसी के बीच में ये पट्टी पाई जाती है क्षुद्र ग्रह की। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो ये भी ग्रह के ही टुकड़े हैं। हमारी पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले भी बहुत सारे विस्फोट हुए थे, तो उनसे जो ग्रह टूट के अलग हुए, वही छोटे-छोटे टुकड़े क्षुद्र ग्रह के हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं उल्का पिंड पे। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर, ये हमारा उल्का पिंड का एक डेफिनेशन हो गया, एक तरह से फैक्ट कि उल्का पिंड क्या है। तो अब पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उल्का पिंड क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, वही उल्का पिंड है। कभी-कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ये फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी-कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो जब आप आगे हम एनसीईआरटी में बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उल्का पिंड के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि इससे और भी क्या-क्या चीज़ें होती हैं। फिर ये है हमारे आकाशगंगा। ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, आकाशगंगा की है। क्या आपने तारों को खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। तो लाखों तारों का समूह जो होता है उसको आकाशगंगा कहा जाता है। ये भी हमारा एक फैक्ट हो गया। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो हमारा जो सौरमंडल है इसका सिर्फ एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये हमारा क्लास 6 की जियोग्राफी का पहला चैप्टर था, सौरमंडल में पृथ्वी। फिर हम अगले चैप्टर पे आएंगे। और जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे 2-3 चैप्टर थे, एक से जियोग्राफी के कंप्लीट हो जाए या हिस्ट्री के, तो 2-3 चैप्टर का एक ही साथ हम कुछ मिक्स एमसीक्यू लेके आएंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और ये एमसीक्यूज़ एक्चुअली मैं खुद के लिए सोच रही थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे आपको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ गलती हुई हो या कुछ आप सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।